देश हर कहीं कोरोना के खौफ में पसरा हुआ है। हर कहीं से तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल को दुखा रही हैं, लेकिन इस बीच तमाम प्रयास जारी हैं, तमाम कोशिशें जारी हैं। कोरोना के महाविस्फोट के बाद देश में सांसों के लिए हाहाकार मच गया। एक और हेल्थ सिस्टम सांसें ले रहा तो दूसरी ओर कोविड मैनेजमेंट में खासी कमियां देखने को मिली। लोगों को सही जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। अस्पतालों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चौखट से ऑक्सीजन की मांग करनी पड़ रही है तो राज्य सरकारें नए नए दावे करती नजर आ रही हैं। लेकिन सियासत से दूर आम आदमी पर संकट विकट है और उसे न सिर्फ इलाज की जरूरत है बल्कि सही सलाह की भी। इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में हम देश के जाने माने डॉक्टर्स के साथ न सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि संकट कितना बड़ा और इससे कैसे निपटा जाए, बल्कि आम आदमी से जो बीमारी से इस वक्त जूझ रहा है या फिर डर के साए में है, जिसकी कोई परिजन पीड़ित है, उसके भी हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली के बड़े डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हॉस्पिटल में पिछले 4 दिन से ऑक्सीजन की बेहद समस्या थी, but somehow we are managing, running from pillar to post, going to meeting everybody। कहीं न कहीं से कभी 500 लीटर, कभी 2000 लीटर, कभी 3000 लीटर, कभी 1000 लीटर, कभी 700 लीटर, ये हमने मैनेज किया। कल रात से हमारे पास आना था एक टैंकर जो नहीं आया। हमें रात को करीब 2000 लीटर मिला। हमारी जो कैपेसिटी है मैम अस्पताल में, वो हमारी करीब 7 से 8000 लीटर पर डे की है। अबाउट 350 पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। और अगर मैं एवरेज देखता हूं तो जो आईसीयू में होते हैं जिनको हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं तो अबाउट 30 ml लिक्विड ऑक्सीजन पर मिनट, एंड अगर थोड़ा सा कम है तो 20, तो उसको अगर मैं 25 का एवरेज निकालता हूं तो करीब 7,500-8 हजार, अगर 300 पेशेंट भी हों तो 7,500 हजार लीटर का आता है। अब सिचुएशन ये हो गई, एंड बीइंग अ सेंट्रल सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन विद द लिक्विड ऑक्सीजन, बड़े हॉस्पिटल्स में आजकल आप जहां पे 500 बेड है तो आप 5000 टैंक तो नहीं, तो वो सिलेंडर तो नहीं रख सकते हैं ना, तो सिलेंडर हमेशा हम लोग स्टैंड बाई में रखते थे। ऑक्सीजन की क्राइसिस तो पिछले लास्ट वीक से ये चली रही है। हम लोग कैसे भी करके अरेंज कर रहे थे, आज भी अरेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें जो ग्राउंड लेवल पे जो रियल में ये है कि जब तक आ नहीं जाता तब तक हम कुछ वो नहीं कर सकते। अभी हमारे पास आखिरी घंटे का ऑक्सीजन बचा है, उसके बाद हमारे पास कुछ सिलेंडर्स बचे हैं। हमारे पास टोटल कोविड के 140 पेशेंट्स थे। कुछ पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया है जो लो फ्लो पे मेंटेन कर सके, या स्टेबल पेशेंट है जो डिस्चार्ज के लायक है या तो घर पे मैनेज कर सकते हैं उनको। कुछ पेशेंट्स ने अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खुद ही रखे हुए हैं। हम भी हमारी साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वहाँ पे हमारी हॉस्पिटल की जो भी गाड़ी एम्बुलेंस सब दौड़ा रखी है हमने। सब एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसी, सबसे हमने कांटेक्ट किया हुआ है और अभी हमारे पास अभी तक लेकिन बैकअप आया नहीं है। अब वो हमने स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ से पता किया था, वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनसे पूछा, वो कहते हैं मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अब आईनॉक्स से मैंने बात की तो कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले बात की तो कहते हैं हम दे नहीं सकते हैं। अब क्या करें, किससे पूछे हम? आईनॉक्स वाले कहते हम दे नहीं सकते हैं, सरकार कहती है हम आईनॉक्स वाले बोल दिया वो देंगे। ना आईनॉक्स से पूछे, सरकार से पूछे, किससे पूछना हमें? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे, कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से पता करो, तो किससे पता करना है? दिल्ली के 3 बड़े डॉक्टरों को आपने सुना। दिल्ली में भीषण ऑक्सीजन संकट है। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई। बाकी बड़े अस्पताल भी ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। आरएमएल अस्पताल से मेरे सहयोगी राहुल गौतम की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है और अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली की सांसें उखड़ रही हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दिल्ली के तमाम बड़े बड़े अस्पताल जैसे बत्रा हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल, मूलचंद हॉस्पिटल, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, ये सभी अस्पताल इस वक्त ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूं आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर, जो कि दिल्ली का नहीं बल्कि देश का एक बहुत जाना माना और बड़ा अस्पताल है। और यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर आप एक बोर्ड देख सकते हैं जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोविड-19 बेड का ना तो कोई ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है और ना ही कोई आईसीयू बेड है। यानी ना तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन मिलने वाली है, ना ही यहाँ पर वेंटिलेटर मिलेगा। अंदर के जो हालात है मैं आपको बता दूं कि अंदर जो मरीज हैं वो
भटक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके उनको दाखिला मिल जाए, लेकिन क्योंकि जगह ही नहीं है इसलिए उनको वापस भेजा जा रहा है। और ये जो कहानी है ये सिर्फ इसी अस्पताल की नहीं है। दिल्ली के आप किसी भी अस्पताल में जाइए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहां पर इस वक्त एक बेड मिल पाना, एक ऑक्सीजन बेड मिल पाना किसी जंग से कम नहीं है। तो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल है दिल्ली का, जो रोहिणी के अंदर है, सेक्टर 1 के अंदर, वहां पर कल रात को 20 लोगों ने दम तोड़ दिया क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो समय से नहीं हो पाई। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अभी भी सैकड़ों मरीज जो हैं वो इस वक्त अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कई अस्पतालों के अंदर आधे घंटे से लेकर 4 घंटे तक ही बची है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो साफ तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली का कोटा नहीं बढ़ाया गया टाइमली, जिसकी वजह से ये स्थिति में पहुंचे हैं। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को ब्लेम कर रही है। कुल मिलाकर ये कहे कि दिल्ली जो है वो इस वक्त भगवान भरोसे चल रही है, ना कि सरकार भरोसे। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से विजय अविनाश शुक्ला के साथ इंडिया न्यूज के लिए। बात सांसों पे महासंकट की है। दिल्ली से राहुल गौतम की आपने रिपोर्ट देखी हुई। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर क्या है हालात, इंडिया न्यूज रिपोर्टर आदित्य नैयर के जरिए। 25,000 के करीबन केस रोजाना देखे जा रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 3 लाख से अधिक केसेस रोजाना देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि एक्टिव नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़कर करीबन 30 लाख तक हो सकता है पूरे देश भर में। और दिल्ली में अभी सबसे ज्यादा समस्या यही है कि एक्टिव केसेस अब इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ऑक्सीजन की कमी अब अस्पतालों में दिखने लगी है। मैं अभी इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के सामने खड़ा हूँ। ये एक उन अस्पतालों में से है जहाँ पे कोविड पेशेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है, पर यहाँ पे भी लगातार ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो डिलीवर हो रहा है अगर तो वो भी सिर्फ इतना कि कुछ घंटों के लिए चल पाए, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे या 9 घंटे तक की ऑक्सीजन इनको मिल पा रहा है। और उसके बाद फिर से 6 से 8 घंटे के बाद इनके बाद फिर से वही इनका साइकिल शुरू हो जाता है कि इनको SOS भेजना पड़ता है कि प्लीज आप हमें ऑक्सीजन दीजिए वरना हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनकी जान चली जाएगी। लगातार बहुत सारे हॉस्पिटल में ये देखा जा रहा है कि वहाँ के ऑक्सीजन जो है आखिरी कुछ मिनट बचे होते हैं या फिर जो इमरजेंसी यूज उनके पास बचा होता है वो उनको यूज करना पड़ता है और उनका जो पूरा स्टॉक जो इमरजेंसी यूज के लिए होता है वो भी उनका खत्म हो जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो देखे जा रहे हैं कि अपने जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको वो वापस भेज रहे हैं। और ये उसमें से एक हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया यहाँ पे इंडियन स्पाइनल इंजरी इंस्टीट्यूट भी है जिसमें काफी सारे पेशेंट्स अब इस हॉस्पिटल को भी वापस इसलिए भेजने पड़ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार लगी हुई है, पर दिल्ली सरकार का बार बार कहना यही है कि दिल्ली के लिए जो जितना ऑक्सीजन आना चाहिए वो बाकी प्रदेश जो है चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो उन सब ने रोक के रखा हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। आदित्य नायर की रिपोर्ट आप देख रहे थे। दिल्ली में ग्राउंड पर हालात इस वक्त क्या हैं, कहां कमी है, किस स्थिति में इस वक्त दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हुई हैं। और दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद किल्लत है। बत्रा अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि वो परिजनों से कह रहे हैं कि जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन है अपने मरीजों को अब वहां ले जाएं। हॉस्पिटल में पिछले 4 दिन से ऑक्सीजन की बेहद समस्या थी, but somehow we are managing, running from pillar to post, going to meeting everybody। कहीं न कहीं से कभी 500 लीटर, कभी 2000 लीटर, कभी 3000 लीटर, कभी 1000 लीटर, कभी 700 लीटर, ये हमने मैनेज किया। पिछले कल रात से हमारे पास आना था एक टैंकर जो नहीं आया। हमें रात को करीब 2000 लीटर मिला। हमारी जो कैपेसिटी है मैम अस्पताल में वो हमारी करीब 7 से 8000 लीटर पर डे की है। अबाउट 350 पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। और अगर मैं एवरेज देखता हूं तो जो आईसीयू में होते हैं जिनको हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं तो अबाउट 30 ml लिक्विड ऑक्सीजन पर मिनट, एंड अगर थोड़ा सा कम है तो 20, तो उसको अगर मैं 25 का एवरेज निकालता हूं तो करीब 7,500-8 हजार, अगर 300 पेशेंट भी हों तो 7,500 लीटर का आता है। अब सिचुएशन ये हो गई, and being a central supply of the oxygen with the liquid oxygen, बड़े हॉस्पिटल्स में आजकल आप जहां पे 500 बेड है तो आप 5000 टैंक तो नहीं, तो वो सिलेंडर तो नहीं रख सकते हैं ना, तो सिलेंडर हमेशा हम लोग स्टैंड बाई में रखते थे।
तो दिल्ली की स्थिति आप देख रहे थे, तमाम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मजबूर हो गए। और मजबूर क्यों हो गए हैं? वो ऑक्सीजन जो कि जरूरी है अस्पतालों के लिए, वो ऑक्सीजन जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि देश में ये चीजें अब इस तरीके से मुहैया है कि कभी इसकी किल्लत नहीं होगी। और क्या हालात हैं इस वक्त कोरोना को लेकर। आज कोविड हेल्पलाइन हम लगातार चला रहे हैं, कोविड ओपीडी हमने नाम दिया है। जो तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार देख रहे हैं वो इन वरिष्ठ डॉक्टरों के जरिए जाने कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर उनका कोई सवाल है तो जरूर 01161362114 पर फोन मिलाकर सवाल पूछें, वरिष्ठ डॉक्टर की राय लें, जाने चाहे अनचाहे भीड़ ना बढ़ाएं और उस राय के हिसाब से अपना काम करें। मेरे साथ डॉक्टर पंकज कुमार जुड़ गए हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक इस वक्त। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। कई और साथ ही डॉक्टर गिरीश त्यागी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लगातार डॉक्टर गिरीश त्यागी मेरे साथ जुड़े रहे हैं। डॉक्टर पंकज कुमार, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यहां पर यह पूछ लेता हूं, अभी जो स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी है वो तमाम खबरें आप भी देख रहे होंगे। हाईकोर्ट अपनी तरफ से कहता है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में अगर कोई अफसर बाधा बनेगा तो हम उसे हैंग कर देंगे, यानी सबसे कड़ा पनिशमेंट देंगे। हम ऑक्सीजन को लेकर एक डर में जीने लगे हैं। और कई बार क्या होता है, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं और जैसा मेरा अनुभव है, डर भी कई बार बीमारी ना होते हुए बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगता है। तो ऐसे तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अपना ख्याल रखें इस दौर में और किस तरीके से खुद को एक ऐसे पैनिक स्ट्रेस से बचा लें? देखिए कि हम सब जानते हैं कि इस समय हमारा देश एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। ये एक इमरजेंसी वॉर लाइक सिचुएशन की तरह है, मेडिकल इमरजेंसी चल रही है। इसमें व्यक्ति, हम जो मरीज और उनके तामीरदार जो है, परिवार वाले, वो छोटी छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं और वो ऑक्सीजन, दवाइयां, बेड और सब चीजों की किल्लत से रूबरू हो रहे हैं। समझने की पॉइंट यहाँ पे ये है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति है जो तनाव पैदा करती है। जो परिस्थितियां होती हैं व्यक्ति की, उस समय जब मन में कुछ क्लैरिटी नहीं होती, कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, डर होते हैं, तो उससे जो बीमारी का डर और परेशानी कई गुना बढ़ जाती है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो जाती है और परेशानी चीजें कई बार परेशान कर सकती हैं। एक तो समझना है कि कोविड बीमारी अपने आप में बहुत ज्यादा तनाव देने वाली बीमारी है। जुड़े हुए डर, भय, जान खोने का डर, बीमार होने का डर, ये अपने आप में कई गुना ज्यादा है। नई बीमारी है, सब ज्यादा इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट बहुत उपयोगी नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट काफी सारे हैं। साथ साथ समझना हमको ये होगा कि उसको और बुरा जो कर देते हैं, जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं, हर चीज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बेसिक सी ऑक्सीजन जो व्यक्ति का अधिकार है उनको वो तक नहीं मिल पा रही है। तो इस स्थिति को समझिए कि जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है, जिस परिवार के मरीज को बेड चाहिए, मरीज को उसकी मनोदशा क्या होगी, उसके मन पे क्या बीत रहा होगा। तो इस स्थिति में किसी को भी घबराना, परेशान होना, पैनिक होना निश्चित सी बात है, वो नेचुरल इमोशंस है और जो आएंगे। पर हमको समझना ये है कि अगर हम पैनिक क्रिएट करेंगे, मन में टेंशन लेंगे, चिंता लेंगे, उससे हमारे जीवन में जो हमारी ब्रेन की क्षमता है परेशानी को लड़ने की, जूझने की, वो कम होगी। उस परिस्थिति में अपना बेस्ट ब्रेन का यूज नहीं कर पाएंगे और अपने मरीज को अपने केयर करने में शायद कहीं कोताही बरत हो जाए हमसे या गलती हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ऑल्दो सारी परिस्थिति हमारे विपरीत है, हमें पैनिक देंगे, टेंशन देंगे, पर हमें इस स्थिति में और ज्यादा मजबूती से उभर के बाहर आने की जरूरत है। मन को शांत रखने की जरूरत है। ठंडा दिमाग से जो ऑप्शंस हमारे पास हैं बेस्ट अपने मरीज के लिए, इलाज के लिए, उनको समझने की जरूरत है और उनको करने की जरूरत है। साथ साथ हमें समझना पड़ेगा कि इस समय ये हालत केवल आपके साथ नहीं है, देश के लाखों लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और वो अपनी इस हालात के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अपने कदम उठा रही है, आप भी अपने कदम उठाएं और रिलैक्स माइंड से, शांति मन से, तनाव युक्त ना होके, तनाव मुक्त होके इन परिस्थितियों को लड़ने का सामना करें और जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। ये नहीं हल्ला करें, परेशान हो, ये नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो पता नहीं है, सरकार कोशिश कर रही है, आप भी कोशिश कर रहे हैं, पर जो है मरीज के लिए आप जो बेस्ट कर सकते हैं परिस्थिति में वो करने की कोशिश करें। कम से कम मरीज को कुछ तो कर पाएंगे, जीरो से बेटर तो कुछ और कर पाएंगे। तो इसीलिए मन को शांत रख के, फोकस बिना खोए, धीरज बिना खोए, इस समय अंदर से मन को शांत रख के आगे बढ़ने की जरूरत है। शायद उससे अपने मरीज को पाए, बेहतर केयर कर पाए और अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी रखना बहुत जरूरी है।
ऐसे देखा गया, अक्सर ऐसा पाया भी गया है कि तनाव जो कोविड मरीज को तो होता ही है, साथ में जो उनके परिवार वाले हैं वो इस स्थिति में काफी परेशान हो जाते हैं, चिंतायुक्त हो जाते हैं और विचलित और दुखी हो जाते हैं। क्योंकि उसके चलते वो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि मरीज की वो केयर में कहीं ना कहीं कोताही बरत देते हैं, जाने अनजाने उनसे परेशानी में खुद भी बीमार कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उनको अपना ख्याल भी रखना है और खुद स्वस्थ रहेंगे मानसिक और शारीरिक तौर पे, तो ही वो अपने मरीज की और बाकी लोगों की मदद और केयर कर पाएंगे। तो हमें बड़े फूक के ध्यान से कदम रखना है, बहुत फूक कर कदम रखना है। आपने बड़ा डिटेल में समझाया डॉक्टर पंकज, और यही सब जानने की जरूरत है। एक और सवाल मेरे दिमाग में है, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर गिरीश त्यागी को बुलाऊं और वो तमाम सवाल मैं आपसे पूछूंगा और अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, बड़े खास ध्यान देकर इन वरिष्ठ डॉक्टरों को सुने। ये वो सलाह आपको दे रहे हैं जो इस पैनिक सिचुएशन में आपको बहुत मदद करने वाली है। यकीन मानिए, कई बार क्या होता है कि हम डर के चलते बहुत आपा खो देते हैं, और इन सलाह के चलते हम उस डर पर काबू करेंगे, और डर पर काबू करते ही रोग पर भी काबू पाना आसान हो जाएगा। जुड़े रहे दर्शक, मेरे साथ डॉक्टर गिरीश भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गिरीश त्यागी, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए तमाम तरह के उपायों की एक बाढ़ सी आ गई है। हालांकि उन उपायों को यूं ही बिना जाने अपनाना अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को एक बार फिर से, आप कई बार बता चुके होंगे, एक बार फिर से इस बारे में बताएं कि जो वायरस का म्यूटेशन हुआ है, पहले जो लक्षण बताए जाते थे उन लक्षणों में और कितना बड़ा परिवर्तन आया है और कितनी तरह के परिवर्तन आए हैं, और इस सब को लेकर जो एक इलाज की बात बताई जा रही है कि आप भाप लेना शुरू करें घर में। क्या भाप लेना सबके लिए उपयुक्त है, और अगर है तो किस तरीके से लिया जाना चाहिए, वो क्या तरीके हैं, हमारे दर्शकों के लिए साफ करें इनको। जी, पहली चीज तो जो पहले जो लक्षण कहे जाते थे, बुखार, गले में खराश, खांसी, इन्हीं के, या सिर्फ ब्रीदिंग डिफिकल्टी और सांस लेने में दिक्कत तो ही माना जाता था कि कोविड के लक्षण है कि बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ, गले में खराश हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई, तो भी एक उसके कोविड के लक्षण है। लेकिन अब जो वेरिएंट अब आया है, इसमें एटिपिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं आपको। इन बुखार, खांसी, जुकाम के साथ साथ अगर आपको पेट में दर्द है, दस्त लग गए आपको, वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है या वॉमिटिंग आ रही है, तो भी नाक जो स्मेल आना जो उसमें पहले भी था अब भी है, तो ये लक्षण अब एडिशन है। एटिपिकल सिम्टम के साथ भी मरीज आ रहे हैं और जो काफी संख्या में आ रहे हैं। मतलब अब मरीज सिर्फ बुखार, खांसी, जुकाम लेके नहीं आ रहे हैं, एटिपिकल सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। और साथ में जैसे आपने कहा कि कुछ उपाय जो कहे जा रहे हैं, जो भी उपाय आपने करने हैं घर में, पहली चीज तो जो वो क्वालिफाइड पर्सनल या क्वालिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन या WHO गाइडलाइन है जो आपको उपाय बता रही हैं, उन्हीं को फॉलो करें। आप खाली फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे जो कोई भी नीम हकीम या क्वैक्स बता रहे हैं करें, वो नुकसान भी आपको कर सकते हैं। और जो भी उपाय हैं किसी डॉक्टर से पूछ के, जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट है किसी को फॉलो कर रहे हैं, वो डॉक्टर के सलाह के साथ ही करें इसको। क्या स्टीम सबको लेना चाहिए डॉक्टर? हेलो, क्या स्टीम सबको लेना चाहिए इस दौर में? भाप लेने की जो बात कही जा रही है, और अगर लेना चाहिए तो क्या उस भाप को केवल पानी गर्म करके ही लेना चाहिए, या उसमें किसी तरह की कोई चीज, कोई दवाई मिलाने को आप प्रिस्क्राइब करने दर्शकों को बताना चाहेंगे? आप खाली भाप ले रहे हैं, वो इट इज गुड एनफ। आप कोई भी उसमें दवाई वगैरह ना डालें। अगर दवाई डालें तो जो डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो डॉक्टर आपको देख रहा है, उसी की सलाह से ले रहे हैं। अदरवाइज आप स्टीम, नॉर्मल स्टीम जो भी कोई अगर आम आदमी भी लगा उसको भी कोई नुकसान नहीं है। तो और कोविड का, ताकि आपका जो अंदर लंग्स तक वो स्टीम अगर जाएगी, इसके वेपर्स जाएंगे तो आपको फायदा करेंगे। चलिए, आप दोनों ही डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से यहां पर बताना चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी, स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे होंगे, एक बार फिर से वो नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, घर पर रहें और इन फोन नंबर को मिलाएं। ये दोनों वरिष्ठ डॉक्टर आपके फोन पर आपको सलाह देंगे, वो सलाह जो आपको यूं ही बाहर निकलने पर मजबूर नहीं करेगी। अगर आपको इस सलाह के मुताबिक कोई चीज सही लग रही है और आपको उसको फॉलो करने को डॉक्टर कह रहे हैं, उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। दोनों ही डॉक्टर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।